हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट थर्ड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, और इस यूनिट में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, मेथड्स ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl को किस तरीके से आप एस्टिमेट करोगे, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। अब ये एस्टिमेशन वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। जब हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे, याद कीजिए, वहाँ पे हमने देखा था हाउ टू एस्टिमेट सोडियम बेंजोएट, एस्टिमेशन ऑफ एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, और एस्टिमेशन में हम अपने सैंपल को एस्टिमेट करते हैं, और एट लास्ट हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं। तो बस वही वही सेम यहाँ पे भी करना है आपको। किसका एस्टिमेशन करना है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, नमक है। तो आपको यहाँ पे एस्टिमेशन करना है सोडियम क्लोराइड को प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के हेल्प से। अब आपके पास चार मेथड है। आप जानते हो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमारे पास चार मेथड है। मोहर्स मेथड है, वुलार्ड मेथड है, फेजांस मेथड है, और मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड है। तो आप कोई भी चारों में से कोई एक मेथड यूज करके आप यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हो सोडियम क्लोराइड को। तो हम एक मेथड एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे कि मोहर्स मेथड अगर आप यूज करते हो तो किस तरीके से आप मोहर्स मेथड के हेल्प से आप एस्टिमेट करोगे सोडियम क्लोराइड को। तो चलिए देखते हैं। जनरली मोहर्स मेथड में हम क्या करते हैं? हम एक ब्यूरेट लेते हैं और एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में हमारा होता है सैंपल, ठीक है, सैंपल होता है। और सैंपल में जनरली हम क्या चेक करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? हैलाइड्स को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडाइड हो गया, इनको हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इनके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो आपका यहाँ पे सैंपल कुछ भी हो सकता है जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो, ब्रोमीन प्रेजेंट हो, या फिर आयोडाइड प्रेजेंट हो, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो मोहर्स मेथड, हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाले हैं आज? मोहर्स मेथड। तो मोहर्स मेथड जनरली हम क्लोरीन के लिए कर सकते हैं, ब्रोमीन के लिए कर सकते हैं, बट आयोडाइड के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, ये मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है। तो आप वो वीडियो को देखिए, फिर आज के वीडियो पे आना। तो अब अभी हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाले हैं? एस्टिमेशन करने वाले सोडियम क्लोराइड को बाय द हेल्प ऑफ मोहर्स मेथड, ठीक है। मोहर्स मेथड के हेल्प से हम यहाँ पे एस्टिमेट करने वाले हैं। इसीलिए सैंपल में प्रेजेंट होगा क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है, बट आयोडाइड नहीं, क्योंकि आयोडाइड अगर है तो फिर आप मोहर्स मेथड नहीं, आप फेजांस मेथड लगा लो, या फिर आप वोलार्ड मेथड लगा लो, इनको लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अब हमें यहाँ पे ब्यूरेट में क्या ले लेना है? AgNO3। AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपका प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है, और ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो भी होते हैं, उनको उनका जो भी कंसंट्रेशन, आप जो भी सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो किसी भी कंसंट्रेशन का, वो हो सकता है 0.1 नॉर्मल का हो, या 0.1 मोलर का हो, या फिर वो 0.2 नॉर्मल का आपने बनाया है। कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। जो भी आपने कंसंट्रेशन प्रिपेयर किया है उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना होता है, ठीक है। कौन से सब्सटेंस के लिए? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए। और हमारा AgNO3 क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो हम उसका कोई भी कंसंट्रेशन बनाते हैं, उसे हमको क्या करना होगा? स्टैंडर्डाइज करना होगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं तो हम क्या टेक्निक यूज करते हैं? टाइट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। यूनिट फर्स्ट जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये सब पढ़ा है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को हम किस तरीके से स्टैंडर्डाइज करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो वीडियो आप देखिए, फिर आज के वीडियो पे आप आइएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें अगर यहाँ पे मोहर्स मेथड अगर हम लगाते हैं तो हमारा होता है ब्यूरेट में फिल AgNO3, और हमारा होता है कॉनिकल फ्लास्क में फिल सैंपल। सैंपल कुछ भी हो सकता है। इसमें हम ऐड करते हैं इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर होता है मोहर्स मेथड में K2CrO4। K2CrO4 इसे कहते हैं हम पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है।
मोहर्स मेथड में हम ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अगर आप कोई और मेथड लगाते हो, जैसे कि अगर वोलार्ड मेथड लगा रहे हो या फिर फेजांस मेथड लगा रहे हो, तो फिर आपका इंडिकेटर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप फेजांस मेथड यूज़ करते हो तो फिर आपका इंडिकेटर यहाँ पे कोई एडजॉर्ब्ड जैसे कि डाइक्लोरोफ्लोरोसिन हो गया या फिर ईओसिन हो गया, तो आप इनको यूज़ करते हो। और ये एक एडजॉर्बेंट मटेरियल होता है, मतलब ये आपके प्रिसिपिटेशन पे जाके चिपक जाते हैं और आपको कलर प्रोड्यूस करता है। बट हम यहाँ पे फेजांस मेथड यूज़ नहीं कर रहे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मोहर्स मेथड। और आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी मोहर्स मेथड से प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा इंडिकेटर होता है K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइट्रेशन जब स्टार्ट करते हैं तो हम ड्रॉप वाइज यहाँ पे AgNO3 को इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं। ठीक, कॉनिकल फ्लास्क में फॉर एग्जांपल आपने जो सैंपल लिया है वो है NaCl। क्लियर है यहाँ तक? NaCl में क्या प्रेजेंट है, Na प्लस आयन प्रेजेंट है और Cl माइनस आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके कॉनिकल फ्लास्क में क्या प्रेजेंट है, Na प्लस आयन प्रेजेंट है, Cl माइनस आयन प्रेजेंट है। क्योंकि आपने जो सैंपल यहाँ पे लिया है वो एक सॉल्यूशन में है। ठीक है, वो एक इसका क्या बना लिया है आपने, सॉल्यूशन बना लिया। एक डिस्टिल्ड वाटर लिया है आपने और उसमें नमक आपने ऐड कर दिया, उसका एक सॉल्यूशन बना लिया। तो ये सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो हमारा प्रेजेंट होता है Na प्लस आयन और प्रेजेंट होता है Cl माइनस आयन। तो अब देखिए होता क्या है, AgNO3 जब आप ड्रॉप वाइज ऐड करते हो तो ये जाके आपके Na प्लस से Cl माइनस आयन से रिएक्ट करता है। और अब रिएक्शन देखिए किस तरीके से होता है, जब AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl के साथ जाकर तो बनाता है AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। अब देखना ये है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये इसका प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है, मतलब कि ये आपके बॉटम में जाके इस तरीके से प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनता है किसका, AgCl का। सिल्वर नाइट्रेट जब जाकर आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है AgCl जिसका प्रिसिपिटेशन होता है, और NaNO3 रिएक्ट करता है हमारे Na के साथ और बना लेता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है यहाँ तक? अब जब आप परफॉर्म कर रहे हो, टाइट्रेशन ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हो, तो ये रिएक्शन कब तक चलेगा, जब तक आपका AgNO3 कंप्लीटली NaCl के साथ रिएक्ट ना हो जाए। यहाँ पे जो भी Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है ये कंप्लीटली एक टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं AgCl में और NaNO3 में। और क्या होता है, ये आयन क्या हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है। आपके सॉल्यूशन से ये जो आयन प्रेजेंट थे वो कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, कंज्यूम्ड हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जब कंज्यूम्ड हो चुके हैं, ये सारे आयन्स खत्म हो चुके हैं और किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, AgCl में और NaNO3 में, और फिर भी आप टाइट्रेशन स्टार्ट रखे हुए हो, आपने ड्रॉप वाइज ऐड किया, तो फिर क्या होता है, ये AgNO3 आपके इंडिकेटर के साथ जाके रिएक्ट करता है। और देखिए रिएक्शन किस तरीके से हो रहा होता है, AgNO3 इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा K2CrO4 के साथ और क्या बना लेगा, Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, तो अब ये बैलेंस है। तो यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन होता है जब आपका AgNO3 रिएक्ट करता है जाके किसके साथ, पोटेशियम क्रोमेट के साथ। ये जो फॉर्म हुआ है सिल्वर क्रोमेट, इसका भी क्या होता है, प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है। मतलब कि ये जो फॉर्म हुआ है ये भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये भी AgCl की तरह बॉटम में जाके क्या होते हैं, प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, पहले किसका प्रेसिपिटेशन बना, AgCl का प्रेसिपिटेशन बना, फिर किसका प्रेसिपिटेशन बना, सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेशन बना। ठीक है, तो जब AgCl का प्रेसिपिटेशन बना था तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ था, आपके सॉल्यूशन में कोई कलर आपको नहीं दिखा था, क्योंकि जो AgCl है ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसका। लेकिन जैसे ही आपका Ag2CrO4 का हुआ प्रिपरेशन, यहाँ पे जैसे ही आपका Ag2CrO4 बना है उसका कलर चेंज हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा ब्रिक रेड में। कैसा कलर हो जाएगा, ब्रिक रेड, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का आपको ये आपका सॉल्यूशन दिखेगा आपको। मतलब आपको समझ जाना है कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है। जैसे ही कलर चेंज होता है, इस सॉल्यूशन का कलर जैसे ही आपको रेडिश ब्राउन दिखता है, समझ जाना है कि एंड पॉइंट आ चुका, आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका। फिर आपको फर्दर
क्या करना है, टाइट्रेशन को आगे नहीं प्रोसीड करना है, स्टॉप कर देना है और रीडिंग वगैरह नोट करके आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो जनरली प्रिंसिपल क्या है मोहर्स मेथड का, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल में आपको ये रिएक्शन लिख कर आना है, प्रिंसिपल में ये आपको रिएक्शन लिख कर आना है। जब AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl के साथ तो बनाता है AgCl प्लस NaNO3। फिर जब आपका NaCl कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है तो उस दौरान आपका AgNO3 रिएक्ट करता है जाके K2CrO4 के साथ और बनाता है Ag2CrO4 और पोटेशियम नाइट्रेट। ये फॉर्म होते ही जो Ag2CrO4 है ये आपको कैसा कलर दे देता है सॉल्यूशन का, ब्रिक रेड कलर दे देता है। मतलब कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको प्रिंसिपल में रिएक्शन लिखना है और इसी रिएक्शन को फिर मैंने जैसे बताया है वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अब हमें प्रिपरेशन करना है तो हमें जनरली क्या क्या प्रिपेयर करना होगा। पहले तो हमें AgNO3 का एक सॉल्यूशन बनाना होगा, फिर हमें NaCl का एक सॉल्यूशन बनाना होगा और हमें क्या बनाना होगा, इंडिकेटर का एक सॉल्यूशन बना लेना होगा। ठीक है, तो हमें 3 चीज यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो AgNO3 है ये जो आप प्रिपेयर करोगे, जो भी कंसेंट्रेशन प्रिपेयर करोगे उसको आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा। स्टैंडर्डाइज करने के बाद ही आप उसको ब्यूरेट में फिल करके अपने सैंपल के साथ टाइट्रेट करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते क्योंकि AgNO3 क्या है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है इसलिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ प्रिंसिपल लिखने के बाद अब आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं। तो पहले तो हमें प्रिपेयर करना होगा प्रिपरेशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। 0.1 नॉर्मल का बनाने को बोल सकता है, 0.2 नॉर्मल का बोल सकता है, कुछ भी कंसंट्रेशन दे सकता है। नॉर्मल की जगह पे यहाँ पे आपको हो सकता है मोलर दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप यूनिट फर्स्ट नहीं देखे हो तो पहले जाके यूनिट फर्स्ट को देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि नॉर्मलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, किस तरीके से हम नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाते हैं, किस तरीके से हम मोलैरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब यूनिट फर्स्ट में बताया गया है, आप उस वीडियो को देखिए जाकर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बना लेना है एक 0.1 नॉर्मल AgNO3 का सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन। सेकेंड आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। सेकेंड आपको प्रिपेयर करना होगा प्रिपरेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। NaCl की जगह पे कोई भी होता, अगर आपका कोई और सॉल्ट होता जिसका आपको एस्टिमेट करना होता तो उसी तरीके से आप उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। थर्ड आपको और क्या प्रिपेयर करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा इंडिकेटर सॉल्यूशन बना लेना है। प्रिपरेशन ऑफ 5% K2CrO4 सॉल्यूशन। ठीक है, 5% का हम यहाँ पे इंडिकेटर का सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये 3 चीज आपको प्रिपेयर करना है। ये 2 चीज हम बाद में देखेंगे कैसे प्रिपेयर करना है, पहले हम देखते हैं किस तरीके से हम 0.1 नॉर्मल AgNO3 के सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो मैं ये रफ कर देती हूँ। तो हम प्रिपेयर करने वाले हैं 0.1 नॉर्मल AgNO3 सॉल्यूशन, और हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, नॉर्मलिटी का जो भी फॉर्मूला है वो। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो हमें यहाँ पे चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट, AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले हम वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 107.98 के अप्रॉक्स, प्लस नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 16 × 3। अब इनको आप ऐड कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 169.9 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया आपका एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 169.9 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर में हम क्या देखने वाले हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन।
तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन एक ही है, Ag प्लस एक है यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 1। अब ये हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट मास तो हमने अभी निकाल लिया और मास हमें नहीं पता, तो हम इसको x मानते हैं और इक्विवेलेंट मास है 169.9। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो नॉर्मलिटी आपको 0.1 का बनाना है, तो 0.1 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया आपका x डिवाइडेड बाय 169.9 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर के लिए बनाते हैं, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा इधर 16.9 ग्राम, ये हो गया मास। ये क्या निकल गया? मास। किसके लिए? AgNO3 के लिए। मतलब कि आपने नॉर्मलिटी के हेल्प से क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया। अब आपको पता है कि आपको कितना लेना है AgNO3 और उसको कितने में डिसॉल्व करना है, ये आपको अब पता है। मतलब कि आप लोगे 16.9 ग्राम AgNO3 को और आप उसे डिसॉल्व करोगे 1 लीटर के सोल्यूशन में, मतलब कि 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में। तो आपको क्या करना है? एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपको 16.9 ग्राम AgNO3 ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपको डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, फिर उसे अच्छे से सेक करना है। सेक करने के बाद 1 लीटर मार्क तक डिस्टिल्ड वाटर से वॉल्यूम को मेकअप कर देना है और आपका ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। तो अब आपको क्लियर है किस तरीके से आप AgNO3 के सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे। अब आपने बना तो लिया है 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, बट ये ज़रूरी नहीं है कि 0.1 नॉर्मल का ही हो सकता है वो 0.1 नॉर्मल का हो, या हो सकता है उससे कम हो, या हो सकता है उससे ज़्यादा हो, क्योंकि ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। इस वजह से आपने जो भी कंसंट्रेशन प्रिपेयर किया है ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो आपको क्या करना होगा? इसको स्टैंडर्डाइज करना होगा बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। और मजे की बात यह है कि हम इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए NaCl को ही यूज करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। यहाँ पे आपको एस्टिमेट भी वही करना है, NaCl को ही एस्टिमेट करना है, और यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी आप वही यूज करते हो, NaCl। तो चलिए देखते हैं। प्रिपरेशन तो हो गया 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन, अब हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, तो हमें एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेना है जिसके हेल्प से आप स्टैंडर्डाइज करोगे। तो यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या ले सकते हो आप? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो हम पहले एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं NaCl का 0.1 नॉर्मल का। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें और एक सॉल्यूशन बना लेना है 0.1 नॉर्मल का NaCl का सॉल्यूशन। तो बस उसी तरीके से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और हम मास निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये फॉर्मूला जो भी है आपको बिल्कुल दिमाग में रट लेना है अच्छे से। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो हमें NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। NaCl का होता है एटॉमिक नंबर 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.45 के आसपास एटॉमिक मास। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 58.4 ग्राम पर मोल आप ले सकते हो, या कहीं कहीं पे लिखा होता है 58.44 ग्राम पर मोल, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ले लो या फिर ये ले लो। चलिए तो हम इसके हेल्प से कर लेते हैं 58.4 ग्राम पर मोल। और एन फैक्टर यहाँ पे NaCl में भी हम वही देखते हैं, सॉल्ट है ये एक, तो Na प्लस आयन यहाँ पे देखेंगे और सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सोडियम एक ही है, तो डिवाइडेड बाय 1। अब हम यहाँ पे मास हमें नहीं पता तो x मान लेते हैं और ये आपका इक्विवेलेंट मास हो गया 58.4। फाइनल फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 0.1 नॉर्मल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट हो गया आपका x डिवाइडेड बाई 58.4 और नीचे वॉल्यूम इन लीटर 1 लीटर के लिए तो लिखने की जरूरत है नहीं। 0.1 इंटू 58.4 ये आपका हो जाएगा 58 400 5.8 ग्राम मास। ठीक है, किसके लिए निकाल लिया हमने? NaCl के लिए। अब आपको क्या करना है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है और उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 5.8 ग्राम NaCl लेना है। थोड़ा सा उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, अच्छे से सेक करना है और फिर 1 लीटर तक वॉल्यूम मेकअप कर देना है डिस्टिल्ड वाटर से। तो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा 0.1 नॉर्मल का। अब आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। अब आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है, मतलब कि अब आपको टाइट्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम टाइट्रेशन करेंगे। तो अब आपने दोनों सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया है। जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो भी हो गया प्रिपेयर और जो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस था उसका भी एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। आपको स्टैंडर्डाइज करना है AgNO3 के नॉर्मलिटी को किसके साथ? NaCl के साथ। NaCl क्या है? एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो आपको चाहिए एक ब्यूरेट और एक कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में आप फिल कर लो NaCl जो आपने बनाया है वो 10 ml तक। ठीक है, 10 ml तक आपने फिल कर लो NaCl 10 ml 10 ml 20 ml अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। फिर इसमें आप ऐड करोगे इंडिकेटर। इंडिकेटर इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि जब एंड पॉइंट आए तो आपको पता लग जाए और आपको ये इंडिकेट सिग्नल मिल जाए कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पे इंडिकेटर हम लेते हैं K2CrO4। ठीक है, और हम प्यूरेट में फिल कर लेने वाले हैं AgNO3 का सॉल्यूशन जो आपने बनाया है 0.1 नॉर्मल का, वो हम इसमें फिल कर लेंगे। AgNO3 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया है वो। ब्यूरेट होता है हमारा 0 से लेके 50 ml मार्क तक, 0 से लेके 50 ml मार्क तक। तो हम इसमें AgNO3 बिल्कुल फुल फिल कर देंगे ब्यूरेट में। अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से नॉब को ओपन करेंगे और ड्रॉप वाइज AgNO3 को हम इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। अब आपको ये तो पता है जब AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है AgCl जिसका प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ नीचे बॉटम में प्लस NaNO3। जब NaCl बिल्कुल खत्म हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए, Na प्लस और Cl माइनस आयन है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए AgCl में और NaNO3 में, तो फिर उस दौरान जैसे ही आप एक ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड करते हो AgNO3 तो वो जाके रिएक्ट करता है किसके साथ? पोटेशियम क्रोमेट के साथ, K2CrO4 के साथ, और बना लेता है Ag2CrO4 जिसका प्रेसिपिटेशन होता है प्लस, मतलब कि ये भी बॉटम में इस तरीके से प्रेसिपिटेट होता है, इकट्ठा होता है और बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट तो ये फॉर्म होता है। जैसे ही आपका Ag2CrO4 बनता है इस सॉल्यूशन का कलर आपको कैसा दिखाई देता है? रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर। इसे ब्रिक रेड भी कहते हैं। ब्रिक रेड कैसा कलर देता है? ब्रिक रेड कलर देता है। समझ जाना है कि टाइट्रेशन हो चुका। अब आपको नॉब को बंद करना है, टाइट्रेशन स्टॉप करना है और आपको रीडिंग नोट कर लेनी है। एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे लिखना है स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखना है एंड पॉइंट और यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम कंज्यूम्ड। यहाँ पे हो जाएगा आपका सीरियल नंबर। तो अभी आपने फर्स्ट टाइट्रेशन किया, स्टार्ट कहाँ से किया था? 50 ml से किया था और एंड पॉइंट जैसे कलर चेंज हुआ तो आपको इस टाइट्रेशन को बंद करना है और आपको यहाँ पे रीडिंग देखना है कि यहाँ पे आपका AgNO3 कितना कंज्यूम्ड हुआ है, कितना आपने ड्रॉप वाइज में ऐड किया था। तो जो भी यहाँ पे होगा रीडिंग वो आपको यहाँ पे लिख लेना है एंड पॉइंट में। फॉर एग्जांपल आपने 50 से स्टार्ट किया और आपको कलर चेंज हुआ जब आपने यहाँ देखा ब्यूरेट में, तो आपका कुछ 40 के आसपास आपने यहाँ पे देखा कि आपका
AgNO3 कंज्यूम्ड हुआ है, यूज हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है एंड पॉइंट 40 ml पे आपको मिला। अब यहाँ पे हो गया आपका वॉल्यूम कंज्यूम कितना हुआ, 50 से स्टार्ट किया था, 40 पे आपको एंड पॉइंट मिला, मतलब कि 10 ml यहाँ पे आपका वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ है। AgNO3 का 10 ml कंज्यूम्ड हुआ है NaCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, रिएक्ट करने के लिए। तो आप एक बार टाइट्रेशन नहीं करते हो, आप 3 बार करते हो, 4 बार करते हो। जब आप कब तक करते हो, जब तक आपका कोई एक वैल्यू सेम ना आ जाए। फिर आप सेकंड टाइट्रेशन करोगे, सेकंड टाइट्रेशन में आपको ब्यूरेट में जो फिल किया है उसको एज इट इज रहने देना है। कॉनिकल फ्लास्क में जो आपने फिल किया है वो आपको डिस्कार्ड करना है। वापस से इसमें 10 ml NaCl ऐड करना है और फ्रेश आपको 2 से 3 ड्रॉप या 1 ml तक इंडिकेटर ऐड करना है। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, हम टाइट्रेशन करेंगे ड्रॉप वाइज। फिर आपका एक टाइम आएगा जब आपका एंड पॉइंट आएगा जिसमें आपका इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्रिक रेड कलर हो जाएगा। तो फिर आपको सेम उसी तरीके से नॉब को बंद करना है, रीडिंग नोट कर लेनी है। आपने फिर अभी स्टार्ट किया था 40 ml से और देखा कि आपका यहाँ पे AgNO3 कंज्यूम्ड हुआ है और आपने रीडिंग देखा तो वो था कुछ 35 पे, ठीक है। तो उस तरीके से फिर आप यहाँ पे लिख लोगे एंड पॉइंट आया आपका 35 ml पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना कंज्यूम्ड हो गया, 5 ml। अभी रीडिंग अलग अलग है, 10 ml है, दूसरी बार किया तो 5 ml था, 5 ml कंज्यूम्ड हुआ। तो फिर आपको थर्ड टाइट्रेशन करना होगा, सेम उसी तरीके से आप करोगे और आप यहाँ पे रीडिंग नोट कर लोगे। स्टार्ट किया आपने 35 ml से और आपका एंड पॉइंट आया तो आपने जब रीडिंग देखा तो वो था 25 ml पे, मान लो वो कितने पे था, 25 ml पे। तो जब आपने यहाँ पे वॉल्यूम कंज्यूम्ड निकाला तो वो आ गया आपका 10 ml, 10 ml कंज्यूम्ड हुआ। मतलब कि दो रीडिंग सेम है, 10 ml 10 ml, तो हम इसको प्रिसाइज्ड रीडिंग मानेंगे। कैसा रीडिंग मानेंगे, तो कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन हम लगाते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। नॉर्मलिटी ऑफ NaCl जो कि है 0.1 नॉर्मल और वॉल्यूम कितना आपने यहाँ पे लिया था NaCl सॉल्यूशन का 10 ml और N2 है नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3 जो आप नहीं मानते, आपने बनाया तो है 0.1 नॉर्मल का बट ये आप एग्जैक्ट नहीं मानते, इसी को तो आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, निकाल रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो, तो हम इसे नहीं मानते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे N2 को N2 ही रहने देते हैं। वॉल्यूम आपका कितना कंज्यूम्ड हुआ है 10 ml, तो हम यहाँ 10 ml लिख लेते हैं। कुछ भी आ सकता है आपका, जब आप टाइट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी रीडिंग आएगा वो आपको लिखना है। मैं तो बस एक समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। फिर आप ये कैलकुलेट कर लीजिए तो इधर हो जाएगा आपका ये 10 इधर डिवाइड में N2। सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पे आता है आपका वो हो जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3। वो हो सकता है कि 0.1 आए या हो सकता है कि 0.001 आए या हो सकता है कि वो 1.2 नॉर्मल आए, कुछ भी हो सकता है। जो भी नॉर्मलिटी यहाँ पे आएगा वही आपका एग्जैक्ट होगा और आपने जो प्रिपेयर किया है ये हो जाएगा एज्यूम्ड नॉर्मलिटी। क्लियर है, यहाँ पे जो भी नॉर्मलिटी आता है वो होता है आपका एग्जैक्ट नॉर्मलिटी और आपने जो प्रिपेयर किया था वो होता है आपका एज्यूम्ड नॉर्मलिटी। क्लियर है यहाँ तक, हो सकता है कि वो 0.1 हो सकता है कि 0.1 से ज़्यादा या कम हो। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टैंडर्डाइजेशन तो कर लिया आपने AgNO3 का, नॉर्मलिटी तो आपने एग्जैक्ट नॉर्मलिटी निकाल लिया है। अब आप करोगे एस्टिमेशन, जो आपको करना है एग्जैक्ट, क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का ये एस्टिमेशन करना है। यहाँ पे आपने जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ किया है इसी का आपको एस्टिमेशन भी करना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, इंडिकेटर आप वही यूज़ करोगे। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम स्टैंडर्डाइज के बाद एस्टिमेट करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड को। तो चलिए अब जो मेन टॉपिक है हम उस पे आते हैं, एस्टिमेशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। तो हमने प्रिपेयर कर लिया है 0.1 नॉर्मल AgNO3 सॉल्यूशन और हमने प्रिपेयर करने के बाद इसको स्टैंडर्डाइज भी कर लिया है। स्टैंडर्डाइज करने के बाद आपका जो भी कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी का जो भी आता है, नॉर्मलिटी का जो भी वैल्यू आता है वो वैल्यू आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, आपने बनाया था ना 0.1 नॉर्मलिटी का AgNO3 का सॉल्यूशन,
फिर आपने इसको स्टैंडर्डाइज किया किसके साथ, 0.1 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन किया। टाइट्रेशन के बाद आपने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन के बाद जो भी नॉर्मलिटी आया है आपका, उस नॉर्मलिटी को आपको सिर्फ याद रखना है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस किया है आपने वो आप भूल जाओ। क्लियर है? सिर्फ क्या याद रखो, एग्जैक्ट नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3, जो भी आता है वो आपको याद रखना है। ठीक है? और आपको एज्यूम्ड नॉर्मलिटी तो आप पता ही है, 0.1 नॉर्मल का था, तो एज्यूम्ड नॉर्मलिटी तो आपको पता ही है। एज्यूम्ड नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3 0.1 नॉर्मलिटी है, ये आपको तो पता है। एग्जैक्ट नॉर्मलिटी जो भी कैलकुलेशन के बाद आया था वो आपको लिख लेना है यहाँ पे। मान लो आपका एग्जैक्ट नॉर्मलिटी आया है 0.01 नॉर्मल, एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं। चलिए, अब आपको क्या करना था, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन, सैंपल यहाँ पे क्या है आपका, NaCl, तो आपको NaCl का एक सॉल्यूशन बना लेना है। अब आप बोलोगे अभी तो यहाँ बनाया था, वो बनाया था हमने स्टैंडर्डाइज करने के लिए, हमें अब अपने सैंपल को एस्टिमेट करना है, तो हम यहाँ पे एक फ्रेश NaCl का सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है? सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि आप 1 लीटर तक का ही बनाओ, ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि फिर वैसे केमिकल वेस्ट होता है आपको, तो जनरली लैब में बोला जाता है कि कम अमाउंट में बनाओ। तो हो सकता है बोल दे आपको कि आप 50 ml तक ही बनाओ पर सॉल्यूशन, या हो सकता है आपको बोल दे कि आप 250 ml तक का ही बनाओ, या आपको बोल दे कि 25 ml तक का ही बनाओ आप। तो जो भी आपको बोलता है बनाने को वो आपको बना लेना है। अब आप बोलोगे कैसे बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। हमें पता है NaCl का होता है मॉलिक्यूलर वेट 58.44 ग्राम या फिर 58.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपको पता है। अगर आप इतना वे करते हो और उसको आप 1000 ml के डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर देते हो, तो वो सॉल्यूशन आपका बन जाएगा 1 नॉर्मलिटी का। कितने का बन जाएगा? 1 नॉर्मलिटी का। यहाँ पे आप जब बना रहे थे स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान, तो आपने बनाया था 0.1 नॉर्मलिटी का, और आपने क्या किया था, 5.8 ग्राम NaCl लिया था और उसको आपने डिसॉल्व किया था 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में, तो जाकर ये सॉल्यूशन बना था 0.1 नॉर्मलिटी का। याद है? अभी जस्ट बताया। तो ये था हमारा 0.1 नॉर्मलिटी का, जो कि हमने लिया था 5.8 ग्राम NaCl और उसको हमने डिसॉल्व किया था 1000 ml के सॉल्यूशन में। अगर हम 58.4 ग्राम लेते हैं NaCl और उसको हम डिसॉल्व करते हैं 1000 लीटर के सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन बनता है हमारा 1 नॉर्मल का। ठीक है? तो हमें 1000 ml तक बनाना है नहीं, वेस्ट होता है, तो हम कम बनाएंगे। मान लो हमें सिर्फ एग्जाम्पल 50 ml तक बनाना है। ठीक है? 50 ml का सॉल्यूशन बनाना है, तो आप कैसे करोगे, कैसे निकालोगे? सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए, आपको क्या निकालना है, मास, है ना। कितना वे करोगे आपको ये नहीं पता, तो आपको मास निकालना है, मतलब वेट निकालना है आपको, और नॉर्मलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। ये आप फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, इसके हेल्प से आप निकाल सकते हो, कितना भी वॉल्यूम का बोल दे आप बना सकते हो। कैसे करना है, वेट निकालना है आपको, नॉर्मलिटी आपको 0.1 नॉर्मल के लिए चाहिए, क्योंकि आपने जो AgNO3 बनाया वो 0.1 नॉर्मल के लिए बनाया है, तो आप 0.1 नॉर्मल लिखो। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है NaCl का क्या होता है, 58.4 होता है, और वॉल्यूम आपको 50 ml का मान लो बोला गया है बनाने को, तो आप यहाँ पे 50 लिखो। जो भी बोलता है, 25 बोलता है तो 25 लिखना, 250 बोलता है तो 250 लिखना, जो भी बोलता है वो लिख लो, और फिर डिवाइड दे दो इसको 1000 से। ठीक है? सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 584 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2920 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 1 2 3 4 0.2920।
मतलब कि 0.29 ग्राम आपको लेना है क्या, NaCl, और उसे आप डिसॉल्व करोगे 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो सॉल्यूशन बनेगा आपका कितने का, 0.1 नॉर्मलिटी का। क्लियर है? जब आप 5.8 ग्राम लेकर उसको 1000 ml में डिसॉल्व कर रहे थे तो भी वो 0.1 नॉर्मल का बन रहा था, बट वो 1000 ml के लिए बन रहा था। अब हम सिर्फ 50 ml के लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो NaCl का मास है वो भी कम होगा। तो वो हमारा कितना आ गया, 0.29 ग्राम। 0.29 ग्राम आप NaCl वे करना, उसको आप 50 ml में डिसॉल्व करोगे तो बन जाएगा आपका 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन वो कितने के लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ 50 ml के लिए। उसी तरीके से आप निकाल सकते थे, आपसे अगर बोलता 25 ml के लिए बनाओ तो 25 ml यहाँ पे रखते और फिर निकाल लेते उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी मास आया है वो और कम हो जाता, 25 ml के लिए ऑब्वियसली और कम हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपने सैंपल का सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, कितना लिया आपने, 0.29 ग्राम आपने NaCl वे किया, उसको आपने डिसॉल्व किया 50 ml के सॉल्यूशन में, 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में, और बन गया सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल का। ठीक है, अब आप करने वाले हो फाइनली टाइट्रेशन। तो एक चीज आपको यहाँ पे ये याद रखना है, एक तो हमें एग्जैक्ट नॉर्मलिटी AgNO3 का वो याद रखना है, दूसरा एज्यूम्ड नॉर्मलिटी जो आपको ऑलरेडी पता है 0.1 नॉर्मल का आपने बनाया है, और आपको याद रखना है यहाँ पे मास ऑफ NaCl, मास ऑफ NaCl। ठीक है, कौन सा मास, स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान जो आपने लिया था वो नहीं, सैंपल प्रिपेयर करने के दौरान जो आपने लिया था वो मास आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने AgNO3 का स्टैंडर्डाइजेशन किया NaCl के साथ, उसके बाद आप भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन के बाद जो कैलकुलेशन किया था उसका जो भी आपका नॉर्मलिटी निकला था वो आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी का आप सब भूल जाओ। फिर आपको क्या याद रखना है, जो आपने सैंपल प्रिपेयर कर रहे थे जब आप, तो आपने कितना मास लिया था NaCl का वो आपको याद रखना है, तो वो है हमारा 0.29 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? ये रफ कर देते हैं, कोई काम का नहीं है अब। चलिए, तो हमने बना लिया 0.1 नॉर्मलिटी का AgNO3 का सॉल्यूशन, दूसरा हमने प्रिपेयर कर लिया 0.1 नॉर्मलिटी का NaCl का सॉल्यूशन, और हमें अब तीसरा क्या प्रिपेयर करना है, 5% K2CrO4 सॉल्यूशन, 5%। तो क्या करेंगे हम, 5 ग्राम K2CrO4 वे करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट वे करेंगे, और उसे हम 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर देंगे अच्छे तरीके से। तो हमारा ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा 5% का सॉल्यूशन। क्या किया हमने, 5 ग्राम K2CrO4 लिया, उसको हमने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, और सब हमने सॉल्यूशन बना लिया 5% K2CrO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रिपेयर कर लिया 5% K2CrO4 सॉल्यूशन। अब क्या करना है, हमें टाइट्रेशन स्टार्ट करना है, मतलब कि प्रोसीजर लिखोगे आप। तो प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम पहले लेने वाले एक ब्यूरेट और एक कॉनिकल फ्लास्क, एक ब्यूरेट और एक कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में हमारा सैंपल का सॉल्यूशन होगा जो आपने बनाया 0.1 नॉर्मल का, वो जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है उससे आप 10 ml निकाल कर इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर दो, NaCl 0.1 नॉर्मल जो आपने प्रिपेयर किया वो आप 10 ml ले लो, और आपने जो इंडिकेटर प्रिपेयर किया है 5% का, उस सॉल्यूशन से आप सिर्फ 1 ml निकाल लो, 1 ml तक ले लो K2CrO4 इंडिकेटर। ठीक है, 1 ml से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं, और ब्यूरेट में आप फिल कर लो AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 का सॉल्यूशन जो कि 0.1 नॉर्मल का आपने बनाया था। यहाँ पे आप
0.1 नॉर्मल का बनाए तो थे, लेकिन वो जो भी आपका एग्जैक्ट नॉर्मलिटी आया था वो लिखो। तो आप 0.1 यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 0.01 नॉर्मल। कैलकुलेशन के बाद जो भी आया था वो आप लिखोगे यहाँ पे। क्लियर है? अब आप टाइट्रेशन करोगे, सेम प्रोसीजर वही होने वाला है। यहाँ पे नॉब को हमें ओपन करना है, ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करना है। ये AgNO3 आपका NaCl के साथ जाके रिएक्ट करेगा और बनाएगा AgCl प्रिसिपिटेशन। फिर जब आपका NaCl जो आयन से ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपका AgNO3 रिएक्ट करेगा जाके किसके साथ, इंडिकेटर के साथ, K2CrO4 के साथ, और बनाएगा Ag2CrO4। ये इसका भी क्या बनेगा, प्रिसिपिटेशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टाइट्रेशन होगा, और जैसे ही Ag2CrO4 बनेगा, इस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्रिक रेड कलर। ठीक है, ब्रिक रेड कलर। तो आपको समझ जाना है कि एंड पॉइंट आ चुका। फिर आपको क्या कर लेना है, रीडिंग नोट। तो जो भी AgNO3 का यहाँ पे रीडिंग रहेगा वो आपको नोट कर लेना है एक ऑब्जर्वेशन टेबल में। ऑब्जर्वेशन टेबल सेम उसी तरीके से बना लेंगे। फर्स्ट टाइट्रेशन करेंगे, जो भी रीडिंग आएगा वॉल्यूम कंज्यूम्ड निकाल लेंगे। फिर हम एक बार और टाइट्रेशन कर लेंगे, जो भी रीडिंग आएगा वो निकाल लेंगे। अगर सेम वैल्यू वॉल्यूम कंज्यूम्ड अगर सेम हुआ है तो फिर आगे करने की जरूरत है नहीं। अगर वॉल्यूम कंज्यूम्ड अलग अलग है, जैसे मान लो आपने फर्स्ट टाइम किया तो 10 ml वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ, सेकेंड टाइम किया तो 15 ml वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ, फिर आपने थर्ड टाइम किया तो फिर से आपका 15 ml वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ। तो हम इस 15 जो ml है इसको हम क्या मानेंगे, प्रिसाइज्ड। इसको हम प्रिसाइज्ड वैल्यू मानेंगे। ठीक है, और इसी के हेल्प से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो बस कुछ नहीं, जैसे अभी हम स्टैंडर्डाइजेशन में किए थे सेम हम वही प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं एस्टिमेशन में। 2 से 3 बार हम कर रहे हैं टाइट्रेशन परफॉर्म, ताकि हमें एक प्रिसाइज्ड वैल्यू मिल जाए। और हम इस तरीके से टाइट्रेशन के बाद प्रिसाइज्ड रीडिंग निकाल लेंगे, प्रिसाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। लेकिन हमें यहाँ पे नॉर्मलिटी तो निकालना है नहीं, हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी। क्लियर है? आप N1V1 N2V2 से फॉर्मूला लगाओगे तो आप निकालोगे क्या, आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं नॉर्मलिटी। आपको पता ही है 0.1 नॉर्मल का है ये, और वॉल्यूम आपको पता ही है कि आपने 10 ml लिया है। N2 आपको पता ही है, जो AgNO3 है वो 0.01 नॉर्मल का है, आपने क्योंकि स्टैंडर्डाइज कर लिया है। तो आप N2 का लिखोगे, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम कंज्यूम 15 ml आया है, तो आप इस फॉर्मूला से निकालोगे क्या, आपके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ये यहाँ तक करने के बाद आपको N1V1 N2V2 से कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो उसका फॉर्मूला होता है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है परसेंटेज प्यूरिटी के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ AgNO3 मल्टीप्लाइड बाय एग्जैक्ट नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट फैक्टर, या फिर इसे IP फैक्टर भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय assumed नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3। ये है फॉर्मूला, और इसे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, जब भी आप एस्टिमेशन करते हो तो आपको मेन होता है ये फॉर्मूला, परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है, डिटरमाइन करना है। और फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ AgNO3 जो आपने निकाला है। ठीक है, टाइट्रेशन किया है, कैलकुलेशन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, तो आपका ये 15 ml मान लो एग्जाम्पल कि आपका प्रिसाइज्ड आया, तो जो भी यहाँ पे आता है वो आपको लिख देना है वॉल्यूम ऑफ AgNO3 में। ठीक है, वो आपका हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमारा है क्या, 15 ml, यहाँ पे हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 क्या है, 15 ml। तो हम यहाँ पे 15 ml लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एग्जैक्ट नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3, मतलब कि टाइप स्टैंडर्डाइजेशन के बाद जो भी एग्जैक्ट आया था वो नॉर्मलिटी। तो आपका मान लो एग्जाम्पल ये आया क्या था, 0.01, तो 0.01 नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट फैक्टर या फिर IP फैक्टर, ये आपको निकालना होगा। ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय, अभी हम ये निकालेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल। सैंपल क्या है हमारा, NaCl। स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान जो हम ले रहे थे वो वेट से हमें मतलब नहीं है, जब हम सैंपल प्रिपेयर करें तो उस वेट से मतलब है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है वेट 0.29 ग्राम, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे 0.29 ग्राम। ठीक है, अब हमें लिखना है एज्यूम्ड नॉर्मलिटी ऑफ AgNO3, मतलब जो आपने प्रिपेयर किया है। तो आपने 0.1 नॉर्मल का बनाया था स्टार्टिंग, तो वो लिख देंगे हम 0.1 नॉर्मलिटी। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे वैल्यूज को पुट कर लिया है। अभी सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, इक्विवेलेंट फैक्टर। इक्विवेलेंट फैक्टर या फिर इसे IP फैक्टर भी कहते हैं। तो चलिए हम वो डिटरमाइन कर लेते हैं। किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट फैक्टर, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट फैक्टर। तो इक्विवेलेंट फैक्टर या फिर इसे कहते हैं हम IP फैक्टर। तो जनरली क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, AgNO3 का रिएक्शन हो रहा है NaCl के साथ और बन रहा है AgCl प्लस NaNO3, है ना। यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक रिएक्शन है, ये एक स्टिक्योमेट्रिक रिएक्शन है, मतलब 1:1 के रेशियो में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। स्टिक्योमेट्रिक रिएक्शन, स्टिक्योमेट्रिक मतलब होता है कि कितने प्रोपोर्शन में आपका रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है ये 1:1 के रेशियो में, क्लियर है, यहाँ पे है ये 1:1 के रेशियो में। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3, 0.1 नॉर्मल का बनाया था हमने, तो 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 बराबर है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaCl के। ठीक है, हमने जो बनाया है NaCl का सॉल्यूशन, वो हमने कितने, 1 लीटर के लिए नहीं बनाया था, 50 ml के लिए बनाया था। कितने के लिए बनाया था, यहाँ पे मान लो 1 लीटर मार्क है और हमने बनाया था 50 ml तक, हमने बनाया था 50 ml तक, क्योंकि हमें बोला गया था 50 ml का बनाने को। जो भी बोलता है 25-50 जो भी बोलता है, तो अभी जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये हमने बनाया था 50 ml का, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो 50 ml में कितना आपने NaCl ऐड किया था, NaCl आपने कितना ऐड किया था, 0.29 ग्राम NaCl ऐड किया था, है ना, कितने में, 50 ml में, और आपने एक सोल्यूशन बना लिया था 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि 50 ml का हमने सोल्यूशन बनाया जिसमें हमारा नमक कितना घुला हुआ है, 0.29 ग्राम, ये तो पता है। लेकिन इस 50 ml में 1 ml में कितना ग्राम है नमक, ये तो नहीं पता है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 इक्वल है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaCl। क्यों, क्योंकि ये एक स्टिक्योमेट्रिक रिएक्शन है, मतलब कि 1:1 के रेशियो में है। यहाँ पे 1 मोल AgNO3 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल NaCl के साथ, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें चाहिए जो NaCl है हमारा, NaCl है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 58.4 ग्राम, है ना। 58.4 ग्राम अगर हम लेंगे और उसको हम डिजोल्व कर देंगे 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो बन जाएगा 1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन, क्लियर है यहाँ तक। हमें बनाना, हाँ, अगर हम लेते हैं 5.8 ग्राम और उसको डिजोल्व करते हैं 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में, तो हमारा सॉल्यूशन बनता है 0.1 नॉर्मल का। कैसे निकाल रहे थे, अभी इतने देर से तो हम वही देख रहे हैं। ठीक है, कैसे निकाल रहे थे, इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में जाओ, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5.8 ग्राम हम लिए और उसको जब हम डिजोल्व किए 1000 ml के सॉल्यूशन में, तो हमारा बन गया सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल का। ठीक है, तो अगर 1000 ml के सॉल्यूशन में, 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में NaCl कंटेन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5.8 ग्राम NaCl, तो अगर मैं बोलूँ 1 ml सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच ग्राम ऑफ NaCl, हाउ मच ग्राम ऑफ NaCl,
जब हमें पता है कि 1000 ml का सॉल्यूशन में 5.8 ग्राम NaCl है, तो 1 ml के सॉल्यूशन में कितना ग्राम होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1000 में 5.8 ग्राम है तो 1 ml में कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 5.8 और इधर हो गया आपका x इंटू 1000। ये इधर आप डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में ले आओ इसको, तो यहाँ से आपका ये पॉइंट हटा 0, मतलब कि 58 और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 0.0058 ग्राम ये आपका निकला है। तो 1 ml सॉल्यूशन कंटेन कितना ग्राम NaCl? कितना ग्राम NaCl? 0.0058 ग्राम, 0.0058 ग्राम NaCl। ठीक है, तो हम कह सकते हैं each ml of 0.1 normal AgNO3, each ml या फिर 1 ml of 0.1 normal AgNO3 is equivalent to 0.005 ग्राम NaCl। मतलब कि 1 ml AgNO3 जाके रिएक्ट कर रहा है हमारे 0.005 ग्राम NaCl के साथ। ये हमारा निकल गया इक्विवेलेंट फैक्टर। आई होप क्लियर है यहाँ तक। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में जब हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड, तो हमने देखा था कि हाउ टू एस्टिमेट सोडियम बेंजोएट, हाउ टू एस्टिमेट एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, तो हमने वहाँ पे भी इक्विवेलेंट फैक्टर्स निकाले हैं। तो अगर वो वीडियोस आप देखते हुए आ रहे हो तो नो डाउट आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए, अब हम इक्विवेलेंट फैक्टर निकाल चुके हैं, अब हम इसको पुट करेंगे अपने फाइनल फॉर्मूला में। हमारा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज प्योरिटी। चलिए, अब हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 0.0058 ग्राम। ये सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा परसेंटेज प्योरिटी। तो इस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं किसी भी सैंपल को। क्लियर है? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।